ये जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैंने कवर किए हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपको जानना ज़रूरी है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तब भी, अगर आप किसी टीचिंग एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तब तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और अगर आप आगे अपकमिंग टीचर बनने वाले हैं या फिर आप एक स्टूडेंट हैं या आप एक पेरेंट्स हैं, उस नाते भी आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं या आने वाले दिनों में आप शिक्षक बन के बच्चों को पढ़ाने वाले हैं, तो आपको एजुकेशन पॉलिसी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि अभी नई आई है। कैबिनेट ने जो है नई शिक्षा नीति यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गुरुकुल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी को। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर आपने कई सारी वीडियोस देख ली होगी, कई सारे आर्टिकल भी पढ़ लिए होंगे। यहाँ पर मैं कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करने वाली हूँ। मैं यहाँ पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जो भी प्लस और माइनस पॉइंट्स हैं उन सबको, और जो भी इम्पोर्टेंट जो उल्लेखनीय बातें हैं सबको मैं बहुत ही सरल तरीके से आपको बताने वाली हूँ। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जैसा कि आपको पता है कि कैबिनेट ने नई शिक्षा जो नीति है 2020 उसको हरी झंडी दे दी है, और पूरे 34 साल के बाद शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है। नई शिक्षा नीति की जो उल्लेखनीय बातें हैं वो कुछ इस तरह से हैं। आपने जो सुना होगा कि 5+3+3+4 ये जो प्लान लॉन्च किया गया है, ये क्या है? चलो मैं एक एक करके आपको ये डिटेल बताती जाती हूँ कि जो नई शिक्षा नीति में जो उल्लेखनीय बातें हैं। तो पहला है 5 इयर्स फंडामेंटल रखा गया है। तो 5 इयर्स फंडामेंटल में पहले आता है नर्सरी, जिसके लिए आयु सीमा दी गई है 4 इयर्स की। जूनियर केजी या फिर जिसको आप लोअर केजी या फिर एलकेजी कहते हो, उसके लिए 5 इयर्स की आयु सीमा तय की गई है। सीनियर केजी या फिर अपर केजी या यूकेजी, जिसके लिए 6 साल की आयु सीमा तय की गई है। स्टैंडर्ड 1 यानी फर्स्ट स्टैंडर्ड के लिए 7 इयर्स और सेकंड स्टैंडर्ड के लिए 8 इयर्स ये आयु सीमा तय की गई है। तो ये पहला जो है ये 5 इयर्स फंडामेंटल है। सेकंड है 3 इयर्स, जिसे प्रिपरेटरी का नाम दिया गया है, जिसमें कि आता है थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ स्टैंडर्ड। तो थर्ड स्टैंडर्ड के लिए 9 इयर्स, फोर्थ स्टैंडर्ड के लिए 10 इयर्स और फिफ्थ स्टैंडर्ड के लिए 11 इयर्स रिस्पेक्टिवली एज रखे गए हैं। और अगला जो है अगेन वो 3 इयर्स जो मिडिल में आता है। मिडिल में का मतलब है 6, 7 और 8 से। 6 के लिए 12 इयर्स, 7 के लिए 13 इयर्स और 8 के लिए 14 इयर्स एजेस रखे गए हैं। आगे है हमारा 4 इयर्स सेकेंडरी। 4 इयर्स में आते हैं स्टैंडर्ड 9, 10th, 11th एंड 12th। स्टैंडर्ड 9th जिसके लिए आयु सीमा रखी गई है 15 इयर्स की। 4 ईयर सेकेंडरी में 9th के लिए 15 इयर्स और 10th के लिए या फिर एसएससी के लिए 16 इयर्स। फिर आपका 11th और 12th जो है उसके लिए 17 और 18 इयर्स की आयु सीमा निर्धारित की गई है। तो ये प्लान आप एक बार ध्यान से समझ लीजिए। 5+3+3+4 ये जो प्लान है, आप आगे बार बार ये लिखा हुआ पाएंगे, लेकिन ये डिटेल आप नहीं देख पाएंगे कि इसमें आया क्या क्या है। अब क्या क्या खास बातें हैं इसकी। केवल 12वीं क्लास में बोर्ड होगा। अब कॉलेज की जो डिग्री है वो 4 साल की होगी। 10th का बोर्ड ख़त्म हो गया, ठीक है। एमफिल भी होगा बंद। अब एमफिल क्यों बंद होगा ये रीज़न आप जान लीजिए। इसका रीज़न ये दिया जा रहा है कि जेएनयू जैसे जो संस्थान है वहाँ पर एवरेज 45 से 50 साल के जो स्टूडेंट्स हैं कई कई सालों तक वहाँ पढ़े रहते हैं और एमफिल करते रहते हैं। और ये सभी अय्याशी जो है उन वामपंथी विचारधारा वाले राष्ट्रद्रोही संस्थान माना जा रहा है, जिनको हटाया जा सकेगा। तो अब 5वीं तक की ये जो है इस वजह से एमफिल को बंद किया जा रहा है। अब 5वीं तक के छात्र को कहा जा रहा है कि मातृभाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्रभाषा में ही पढ़ाया जाएगा। बाकी विषय चाहे वो अंग्रेजी ही क्यों ना हो, एक सब्जेक्ट के तौर पर बस पढ़ाया जाएगा।
अब यहाँ पे मैं कुछ आपको ड्रॉबैक्स भी बताती चलती हूँ कि तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये जो 3 लैंग्वेज वाली बात है इसको नहीं माना है, और उन्होंने ये कहा है कि जो वो है वो सिर्फ इंग्लिश और अपनी जो रीजनल लैंग्वेज है यानी कि तमिल है, सिर्फ उन दोनों को ही लेकर चलेंगे, वो 3 लैंग्वेज को नहीं पढ़ाएंगे अपने यहाँ, ये उन्होंने बता दिया है। इसके अलावा भी ये जो 3 लैंग्वेज वाली बात है ये अभी केंद्रीय विद्यालय के द्वारा भी नहीं मानी जा रही है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि 5वीं तक के बच्चों को जो इंस्ट्रक्शन देने हैं वो वहाँ के रीजनल लैंग्वेज में देने हैं, जो कि काफ़ी कठिन है, क्योंकि आपको पता है कि केंद्रीय विद्यालय में जो टीचर्स होते हैं वो ऑल इंडिया लेवल पे सेलेक्ट होके आते हैं, तो वो अलग अलग स्टेट के होते हैं और कहीं भी उनकी पोस्टिंग हो जाती है। अब ऐसे में उनको वहाँ का रीजनल लैंग्वेज पता होना ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो ऐसे में वो कैसे डील कर पाएंगे ऐसे बच्चों से, जैसे सपोज़ करो कि आप दिल्ली से आके आपकी पोस्टिंग कहीं साउथ में हो जाती है, आप वहाँ का लैंग्वेज नहीं जानते हो, फिर बच्चों को इंस्ट्रक्शन उनके लैंग्वेज में दे पाना, स्थानीय भाषा में पढ़ाया जाना, ये आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ये इसलिए केंद्रीय विद्यालय ने भी अभी इसके लिए अपना दिया है कि उन्होंने भी ये मानने से मना किया है। देखते हैं आगे क्या होता है। अब क्या होगा, सिर्फ 12वीं में बोर्ड की परीक्षा देनी होगी, जबकि इसके पहले जो है 10वीं बोर्ड परीक्षा देना अनिवार्य होता था, जो अब नहीं होगा। आगे 9वीं से 12वीं क्लास तक सेमेस्टर में परीक्षाएं होगी। स्कूली शिक्षा जो है उसको 5+3+3+4 के फॉर्मूले तहत पढ़ाया जाएगा, जैसा कि मैंने अभी अभी आपको ये टेबल दिखाया है 5+3+3+4 का, ये वाला जो आपने देखा 5 है, और ये जो टेबल है इसके तहत पढ़ाया जाएगा। कॉलेज की जो डिग्री है उसको 3 और 4 साल की होगी, यानी कि ग्रेजुएशन के पहले साल सर्टिफिकेट, दूसरे साल पर डिप्लोमा और तीसरे साल में डिग्री मिलेगी। अब 3 साल की जो डिग्री है वो उन छात्रों के लिए है जिन्हें हायर एजुकेशन नहीं लेना है। वहीं हायर एजुकेशन करने वाले छात्रों को 4 साल की डिग्री करनी होगी। 4 साल की डिग्री करने वाले स्टूडेंट्स 1 साल में एमए कर सकेंगे। अब स्टूडेंट्स को एमफिल नहीं करना होगा, बल्कि एमए के छात्र अब सीधे पीएचडी कर सकेंगे। स्टूडेंट्स के जो हैं वो बीच में कर सकेंगे अन्य दूसरे कोर्स। अब ये क्या है, तो जैसे हायर एजुकेशन है, हायर एजुकेशन में 2035 तक ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 50% तक हो जाएगा। वहीं नई शिक्षा नीति के तहत कोई छात्र एक कोर्स के बीच में अगर कोई दूसरा कोर्स करना चाहे तो पहले कोर्स से सीमित समय के लिए ब्रेक लेकर वो दूसरा कोर्स कर सकता है। हायर एजुकेशन में भी कई सुधार किए गए हैं। सुधारों में ग्रेडेड एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी ये सब शामिल है। इसके अलावा जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें ई कोर्स शुरू किए जाएंगे, वर्चुअल लैब्स जो है वो विकसित किए जाएंगे, एक नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक फोरम यानी कि NETF शुरू किया जाएगा। बता दें कि देश में 45,000 कॉलेज हैं। सरकारी, निजी, डीम्ड सभी संस्थानों के लिए समान नियम होंगे। इस नियम के मुताबिक नए शैक्षणिक सत्र शुरू किया जा सकता है। सभी विद्यार्थियों और बालक इसे ध्यान से पढ़ें। तो आप सभी जो टीचर हैं या फिर भावी टीचर हैं या फिर जो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी ये नियम जानना बहुत ज़रूरी है। और ये जो प्लान है आप उसको अच्छी तरह से आपको समझना भी बहुत ज़रूरी है कि ये क्या प्लान है। तो उसके लिए ये वीडियो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। और इसमें कई सारे अभी देखिए पॉलिटिक्स होनी बाकी है, क्योंकि ये जो 3 लैंग्वेज वाली बात है इसको माना नहीं जा रहा है। ऑलरेडी तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने अपोज किया है, केंद्रीय विद्यालय ने भी इसके लिए अपोज कर दिया है, क्योंकि वहाँ के टीचर्स को खुद वहाँ की रीजनल लैंग्वेज अगर नहीं आती है तो वो कैसे बच्चों को इंस्ट्रक्शन दे पाएंगे उनके लैंग्वेज में। तो ये थोड़ा सा मुश्किल होगा और अभी इसके पीछे बहुत सारी पॉलिटिक्स होनी बची है। देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी होगा आपको सारे अपडेट्स मैं अपने चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराती रहूँगी। तो जो भी होगा, जब ये एजुकेशन पॉलिसी लागू होगी और जैसे होगा, जो भी इसमें बदलाव आएंगे या फिर कुछ भी किया जाएगा, तो मैं सबसे पहले आपको अपने चैनल पर अपडेट कराऊंगी। और जल्दी मिलती हूँ अपने एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।